हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 96 के बारे में। और दोस्तों, उत्तराखंड की ये क्लास हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लास नाम से जानी जाती है, जिसमें हम 10 प्रश्न करते हैं और 10 प्रश्नों के बेस पर दोस्तों 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको बताते हुए चलता हूं। तो अगर ये क्लास आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो आप इससे पहले की वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिएगा। आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज़ ये रहने वाली हैं। अभी हमारा 96 पार्ट चल रहा है, इससे पहले के 95 पार्ट आपने नहीं देखे हुए हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप दोस्तों उत्तराखंड पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप इनके नोट्स बनाते हुए ज़रूर चलें और सभी पॉइंट्स जितने भी मैं आपको बताता हूँ, सभी को नोट करते हुए ज़रूर चलें। और ये सभी प्रश्न दोस्तों यूके ट्रिपल एससी के अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम पेपर हुआ है, वीडियो वाला और कनिष्ठ सहायक में पूछे जा चुके हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से हेतु किसी भी ऑनलाइन कोर्स या फिर प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया था कि सयाणा एवं खुमरी नामक व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है। तो इसका आंसर बहुत सारे दोस्तों ने दोस्तों सही दिया हुआ था कि सयाणा और खुमरी नामक व्यवस्था जो है वह जौनसारी जनजाति में प्रचलित है। जौनसारी जनजाति में दोस्तों जो एक खुमरी है ये क्या है? पंचायत है, ठीक है? तो जौनसारी जनजाति में पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? खुमरी नाम से जाना जाता है। और जो पंचायत या खुमरी नामक जो पंचायत होती है, इसकी मुखिया या इसका जो मुखिया होता है, उसी को सयाणा कहा जाता है, ठीक है? जो खुमरी पंचायत है हमारी, इसका जो मुखिया होता है, उसी को सयाणा कहा जाता है। तो सयाणा तथा खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है? जौनसारी जनजाति में प्रचलित है। जौनसारी जनजाति को दोस्तों जनजाति का दर्जा कब दिया गया था? 1967 1967 में दोस्तों उत्तराखंड की 5 जनजातियों को जनजाति का दर्जा दिया गया था। ये 5 जनजातियाँ कौन-कौन सी थी? थारू जनजाति, बोक्सा जनजाति, राजी जनजाति, भोटिया जनजाति और जौनसारी जनजाति। तो उत्तराखंड में कितनी जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है दोस्तों? 5 जातियों को, ठीक है? और 1967 में इन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति कौन-सी है दोस्तों? तो थारू जनजाति जो है, वह सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन-सी है दोस्तों? वो है राजी जनजाति, ठीक है? और वही आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है उत्तराखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन-सी है? वो है दोस्तों कौन-सी? जौनसारी जनजाति, जिसे 1967 में जनजाति का दर्जा दिया गया था। यह उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है तथा गढ़वाल क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति हमारी कौन-सी है? वो है जौनसारी जनजाति। और जौनसारी जनजाति का मुख्यतः निवास स्थान कौन-सा है दोस्तों? देहरादून। देहरादून का जो जौनसार बाबर वाला इलाका है या देहरादून और उत्तरकाशी से लगा हुआ जो जौनसार बाबर वाला क्षेत्र है या फिर जो जौनपुर वाला क्षेत्र है टिहरी में, वह जौनसारी जनजाति का मुख्य क्षेत्र या मुख्य निवास स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो और जौनसारी जनजाति में जौनसारी जनजाति की पंचायत का नाम क्या था दोस्तों? वो था खुमरी नामक पंचायत यहाँ पे पाई जाती है। और गाँव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य इस खुमरी नामक पंचायत का सदस्य होता है। और जो एक खुमरी नामक पंचायत होती है दोस्तों, इसके मुखिया को ही सयाणा कहा जाता है और खुमरी के मुखिया को मेनली हमारा ग्राम सयाणा कहा जाता है, ठीक है? और खुमरी के ऊपर एक खत खुमरी होती है, जिसके मुखिया को खत सयाणा कहा जाता है, ठीक है? और खत खुमरी 2 या 2 से अधिक गाँवों की एक समिति टाइप की होती है। तो मेनली ये हमारा उनकी पंचायतों से संबंधित है, ठीक है? अब जौनसारी जनजाति से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि जौनसारी जनजाति स्वयं को किसका वंशज मानती है दोस्तों? तो ये स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। किसका? पांडवों का वंशज मानते हैं। जौनसारी जो जनजाति है वह मंगोल और डोम प्रजाति का मिश्रण मानी जाती है। जौनसारी जनजाति के जो लोग हैं वह मुख्यतः 3 वर्गों में बटे हुए रहते हैं। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। खसास, कारीगर और हरिजन। जिसमें से खसास कौन होते हैं दोस्तों? ये होते हैं ब्राह्मण और राजपूत लोग खसास में आते हैं, कारीगर में काम करने वाले लोग आते हैं और हरिजन में फिर ये निम्न वर्ग के लोग आते हैं, ठीक है? जिन्हें कोल्टा लोग भी कहा जाता है। तो जौनसारी लोग मुख्यतः कितने वर्गों में बटे हुए थे? 3 वर्गों में बटे हुए रहते हैं। और प्रश्न अगर आपसे बन जाता है कि जौनसारी जनजाति में ब्राह्मण व राजपूत लोग किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो खसास वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? और निम्न वर्ग में कौन से लोग आते हैं? हरिजन लोग या फिर कोल्टा लोग आते हैं। इसी के साथ-साथ दोस्तों आपको एक पॉइंट याद रखना है, जो जौनसारी हमारी जनजाति है, इनका समाज कौन-सा होता है? पितृसत्तात्मक समाज हमारा यहाँ पे पाया जाता है। कौन-सा? पितृसत्तात्मक समाज। कभी-कभी दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है, जो कि अभी हाल ही के एग्जाम में भी पूछा गया था कि रेयांती और ध्यांति का संबंध किससे है?
रियांती और ध्यांती जो व्यवस्था है या रियांती और ध्यांती का संबंध किस जनजाति से है? तो ये भी दोस्तों हमारा जौनसारी जनजाति से ही है। जौनसारी जनजाति में जो अविवाहित लड़की होती है, उसे ध्यांती कहते हैं और जो विवाहित लड़की होती है, उसे रियांती कहते हैं। ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। और जौनसारी जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है, यानी कि एक महिला एक से अधिक पतियों को रख सकती है। पहले ये प्रथा थी, लेकिन अभी ये प्रथा धीरे-धीरे विलुप्त हो रही है, ठीक है। बहुपति प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है? जौनसारी जनजाति में, ठीक है। जौनसारी जनजाति में दोस्तों विवाह की कुछ जो हमारी प्रथाएँ प्रचलित हैं, जैसे कि बाजदिया विवाह। बाजदिया विवाह जौनसारी जनजाति में प्रचलित है। बेवाकी विवाह, ये भी जौनसारी जनजाति में प्रचलित है। बोई दोदकी विवाह, ये भी जौनसारी जनजाति में ही प्रचलित है, ठीक है। और जौनसारी जनजाति में जो बाजदिया विवाह है, यह सर्वाधिक शान-शौकत वाले विवाह के रूप में भी जाना जाता है। और विवाह के अवसर पर किस जनजाति में गाय को दहेज के रूप में दिया जाता था? तो गाय को दहेज के रूप में दिए जाने का साक्ष्य हमें जौनसारी जनजाति से ही मिलता है। ये कुछ दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जौनसारी जनजाति से संबंधित, ठीक है। मुख्य भाषा इनकी जौनसारी मानी जाती है और ये झाड़-फूँक पर भी विश्वास करते हैं और इनकी झाड़-फूँक की एक विधि है दोस्तों क्या? बायथा विधि। कौन-सी है? बायथा विधि, ठीक है। और जौनसारी जो जनजाति है दोस्तों, वह ऊंझा विधि का प्रयोग करके कौन-सी विधि? ऊंझा विधि। किसी भी व्यक्ति की बीमारियों को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं जौनसारी जनजाति में? ओझा विधि। तो ओझा विधि का संबंध दोस्तों किससे है? वो है जौनसारी जनजाति से। इसी के साथ-साथ क्या गणाद प्रथा, गणाद प्रथा का संबंध भी कहाँ से है दोस्तों? जौनसारी जनजाति से ही माना जाता है, ठीक है। इसी के साथ जौनसारी जनजाति में जिस भी व्यक्ति पर देवता आता है, उसे माली कहते हैं। क्या कहते हैं? माली कहते हैं और मुख्यतः देहरादून में इनका निवास स्थान पाया जाता है दोस्तों, मतलब निवास क करते हैं ये लोग। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। इसी के साथ-साथ जौनसारी जनजाति के जो मुख्य देवता कौन माने जाते हैं दोस्तों? महासू देवता जौनसारी जनजाति के प्रमुख देवता के रूप में जाने जाते हैं और जौनसारी लोगों या जौनसारी जनजाति के पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में कौन-सा मंदिर जाना जाता है? हनौल मंदिर। हनौल मंदिर कहाँ पड़ता है दोस्तों? देहरादून में पड़ता है। हनौल मंदिर जिसे जौनसारी जनजाति के सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है और यहीं पर हमारा महासू देवता की पूजा भी की जाती है, ठीक है। नुणाई त्योहार, नुणाई त्योहार दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? जौनसारी जनजाति में ही मनाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ-साथ मरोज उत्सव, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। मरोज उत्सव कौन-सी जनजाति में मनाया जाता है? जौनसारी जनजाति में मनाया जाता है। मौड़ मेला, जौनसारी जनजाति के प्रसिद्ध मेले के रूप में मौड़ मेला जाना जाता है दोस्तों। कौन-सा? मौड़ मेला। मौड़ मेले के साथ-साथ में ही दोस्तों आपको याद रखना है बिस्सू मेला। बिस्सू मेला या माघ मेला, ये भी जौनसारी जनजाति के प्रसिद्ध मेले के रूप में जाना जाता है और मुख्यतः जो ये मौड़ मेला है या बिस्सू मेला है, मरोज उत्सव है, भिरौली त्योहार है, नुणाई त्योहार है, अठोई उत्सव है, पंचाई या पंचोई उत्सव है, इसका जो आयोजन किया जाता है वह जौनसार बाबर वाले क्षेत्रों में किया जाता है और महासू देवता इनके प्रसिद्ध देवता रहते हैं। इतने पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ से मुख्यतः याद रखने हैं। तो जौनसारी जनजाति का भी हमारा इम्पोर्टेंट पोस्टमार्टम हो गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि श्रीनगर गढ़वाल में सामा शाही बागान बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ही पूछा जा चुका है। सामाशाही बागान किसके द्वारा बनाए गए थे? श्याम शाह को दोस्तों सामाशाही बागान बनाने का श्रेय जाता है। श्याम शाह कौन थे? परमार राजवंश के 45वें शासक थे दोस्तों। कौन? श्याम शाह और मान शाह के ये पुत्र थे। 1611 में श्याम शाह परमार राजवंश या गढ़वाल की गद्दी पर बैठा था और 1611 से 1631 तक श्याम शाह ने परमार राजवंश के 45वें शासक के रूप में शासक किया था। इनके पिताजी का नाम था मान शाह। श्याम शाह के बारे में दोस्तों आपको 2 से 3 फैक्ट जो कि याद रखने हैं कि श्याम शाह का वर्णन हमें जहांगीरनामा या तुजु के जहांगीरी जो हमारा ग्रंथ है या तुजु के जहांगीरी और जहांगीरनामा में हमें श्याम शाह के बारे में पता चलता है और मान शाह के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। श्याम शाह के बारे में दोस्तों यह पता चलता है कि जहांगीर ने श्याम शाह को एक घोड़ा तथा एक हाथी उपहार स्वरूप दिया था और यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जहांगीर द्वारा किस परमार राजवंश के शासक को एक घोड़ा तथा एक हाथी उपहार स्वरूप भेंट किया गया था? तो श्याम शाह को किया गया था और इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? जहांगीरनामा या तुजु के जहांगीरी में मिलता है। तो यह प्रश्न भी एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है कि किस ग्रंथ के अनुसार मुगल दरबार के द्वारा श्रीनगर के शासक को या गढ़वाल के शासक को एक घोड़ा और एक हाथी उपहार स्वरूप दिए गए थे? ये दिए गए थे दोस्तों जहांगीरनामा या तुजु के जहांगीरी ग्रंथ के अनुसार। और जहांगीर और श्याम शाह की भेंट कहाँ पर हुई थी? आगरा में दोस्तों 1621 में जहांगीर और श्याम शाह की भेंट हुई थी। तो श्याम शाह किसके समकालीन हो गया दोस्तों? जहांगीर के समकालीन हो गया। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। मान शाह भी किसके समकालीन थे? जहांगीर के ही समकालीन थे। श्याम शाह के द्वारा ही दोस्तों सामाशाही बागान
का निर्माण किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? श्रीनगर में, ठीक है। कहाँ पे? श्रीनगर में, ठीक है। श्याम साकाई दोस्तों एक ताम्रपत्र है क्या? सिलसारी ताम्रपत्र, सिलसारी ताम्रपत्र, जिसमें शिवदेव जोशी को जमीन दान दिए जाने का उल्लेख है, ठीक है। और श्याम साकाई ही एक दरबारी था दोस्तों, कौन? शंकरदेव। कौन? शंकर देव, जिसे हम शंकर गुरु के नाम से भी जानते हैं। और शंकर गुरु ने एक पुस्तक की या एक ग्रंथ की रचना करी थी दोस्तों, कौन सी? वास्तु शिरोमणि। कौन सी? वास्तु शिरोमणि। तो प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनता भी है कि वास्तु शास्त्र पर लिखी गई, क्या वास्तु शास्त्र पर लिखी गई उत्तराखंड की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? वो था वास्तु शिरोमणि ग्रंथ, जो कि शंकर देव या शंकर गुरु के द्वारा लिखा गया था, जो कि श्याम साके हमारे क्या थे? राजगुरु थे। श्याम शाह के द्वारा अपने पिता मानसा की तरह ही दोस्तों भोट देश पर भी आक्रमण किया गया। श्याम शाह के समय पर ही दोस्तों जेसुइट दल का गढ़वाल में आगमन होता है, ठीक है। जेसुइट दल के पादरियों का गढ़वाल में आगमन श्याम शाह के समय पर ही होता है, ठीक है। और श्याम शाही से ही दोस्तों आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि चंद राजवंश का प्रथम शासक, मतलब चंद राजवंश का शासक कौन? त्रिमल चंद। त्रिमल चंद को शरण किसने दी थी दोस्तों? वह श्याम शाह के द्वारा ही दी गई थी। तो प्रश्न इस प्रकार से बनता है दोस्तों, चंद राजवंश के किस शासक के द्वारा गढ़वाल के दरबार में शरण ली गई थी? या चंद राजवंश का प्रथम शासक कौन था जिसने गढ़वाल के राज दरबार से शरण ली थी या गढ़वाल के राजाओं से मदद मांगी थी? वह था दोस्तों कौन? त्रिमल चंद। त्रिमल चंद को श्याम शाह से शरण ली थी त्रिमल चंद ने, ठीक है। और श्याम शाह की वजह से ही त्रिमल चंद को चंद राजवंश में राजगद्दी वापस मिल पाई थी। ये भी आपको याद रखना है कि त्रिमल चंद को शरण किसने दी थी? तो श्याम शाह के द्वारा दी गई थी। श्याम शाह के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि इसने दापा पर आक्रमण किया, भोट देश पर आक्रमण किया और वहां से सवा शेर स्वर्ण चौसंगिया मिला था, एक चौरी गाय प्रतिवर्ष यह कर के रूप में लेता था, ठीक है। इसे दोस्तों गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। किसको? श्याम शाह को। इंपोर्टेंट है, गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों श्याम शाह को कहा जाता है। वहीं कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है दोस्तों? वह देवी चंद को कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। श्याम शाह के समय पर ही दोस्तों केशोराई मठ का निर्माण होता है। किसका? केशोराई मठ। केशोराई मठ का निर्माण होता है। किसके द्वारा किया जाता है केशोराई मठ का निर्माण दोस्तों? महीपति शाह के द्वारा केशोराई मठ का निर्माण किया जाता है 1625 में। कहां पर? श्रीनगर में। कहां पे? श्रीनगर में। निर्माण किसने किया था केशोराई मठ का? महीपति शाह ने किया था। लेकिन किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों किस राजा के शासनकाल में? श्याम शाह के शासनकाल में। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको याद रखना है, श्याम शाह के शासनकाल में ही सत्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी हुआ था। और श्याम शाह के ही एक जो दरबारी थे प्रभात नाथ पीर के द्वारा देवलगढ़ में सत्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया गया था। कब? 1626 में। तो किस राजा के समय पे सत्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था? वह श्याम शाह के समय पर ही करवाया गया था, ठीक है। इसने छपराड़ पर भी आक्रमण किया दोस्तों। और जेसुइट दल का पादरी अंतोनियो दी अंद्रादे इसी के शासनकाल में पहली बार कहां पे आया था? गढ़वाल आया था। और इसी ने वर्णन किया था श्याम शाह के बारे में 1631 में, जब श्याम शाह की मृत्यु हो गई थी, कि श्याम शाह के साथ में इसकी 60 रानियां सती हो रही थी। और श्याम शाह का दोस्तों कोई भी पुत्र नहीं था। 60 रानियां थी लेकिन कोई भी पुत्र नहीं था श्याम शाह का। यह भी आपको याद रखना है। तो इतने सारे पॉइंट दोस्तों श्याम शाह से आपको याद रखने हैं। श्याम शाह के बाद में परमार राजवंश का 46वां शासक कौन बनता है दोस्तों? वो बनते हैं महीपति शाह, जो कि 3 वर्ष तक शासक बनते हैं 1631 से 1634 तक। तो हमारा प्रश्न क्या था कि सामाशाही बागान बनाने का श्रेय किसको जाता है? श्याम शाह को जाता है श्रीनगर गढ़वाल में। देखिए दोस्तों श्याम शाह का पूरा पोस्टमार्टम हो गया है। और उनके भाई भी थे एक, जिनका नाम था क्या? धाम शाह। और त्रिमल चंद ने सबसे पहले सहायता ली थी श्याम शाह से। चंद राजवंश का पहला ऐसा शासक था इसने गढ़वाल के दरबार में आकर के शरण ली थी, वो कौन था? त्रिमल चंद था। याद रखना है आपको, ठीक है। इसे स्वेच्छाचारी तथा घमंडी राजा भी कहा जाता है, ठीक है। और गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि वर्ष 2019 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार उत्तराखंड के किस नर्स को दिया गया? ठीक है, तो वर्ष 2019 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार उत्तराखंड की सिस्टर सुनीता रावल गोयल नर्स को दिया गया था। किसे? सिस्टर सुनीता रावल गोयल जी को। यह करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि पवार शासन में उल्लेखित गढ़ राजवंश काव्य के अनुसार निम्न में से कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? दीवान, मुख्तार, सदर या फिर बख्शी? तो ये भी दोस्तों एक अच्छा प्रश्न है। तो इसमें से सदर का जो पद था दोस्तों वह गढ़राज वंश काव्य के अनुसार परमार राजवंश के मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं था। कौन सा पद? सदर का पद। जबकि दीवान, मुख्तार, सदर और बख्शी ये परमार राजवंश से ही संबंधित पद थे। अब थोड़ा सा दोस्तों इनके बारे में जान लेते हैं कि परमार राजवंश में मुख्तार कौन था? मुख्तार कौन था दोस्तों? तो परमार राजवंश में
राजा के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद जो माना जाता था वह मुख्तार का माना जाता था। मुख्तार को ही दोस्तों क्या वजीर भी कहा जाता है, ठीक है। और गढ़ राजवंश के सर्वोच्च मंत्री के रूप में क्या गढ़वाल में परमार राजवंश के सर्वोच्च मंत्री के रूप में भी मुख्तार को ही जाना जाता था। तो राजा के बाद में किसका पद होता था? परमार राजवंश में राजा के बाद में दूसरा सबसे बड़ा पद था वजीर का या मुख्तार का, ठीक है। और यह कौन होता था? गढ़वाल के परमार राजवंश या गढ़ राज्य का सर्वोच्च मंत्री ही हमारा कौन मुख्तार कहलाता था। तो ये तो पद था, ठीक है। अगली बात आई दोस्तों किसकी? दीवान की। दीवान कौन होता था? तो परमार राजस्व में आय व्यय का कार्य करने वाला अधिकारी, आय व्यय का कार्य करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? दीवान कहलाता था। अगला आता है हमारा बख्शी। परमार राजस्व में बख्शी कौन हुआ करता था? तो सेना को वेतन देने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? बख्शी कहलाता था। तो इस प्रकार से भी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि परमार राजवंश में सेना को वेतन देने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? बख्शी कहलाता था। परमार राजवंश में आय व्यय का कार्य करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? दीवान कहलाता था। परमार राजवंश में राज्य का सर्वोच्च मंत्री या गढ़ राज्य का सर्वोच्च मंत्री जो कि राजा के बाद में दूसरा सबसे बड़ा पद था क्या कहलाता था? मुख्तार या फिर वजीर कहलाता था। ये सारे पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं। गढ़ राजवंश में या परमार राजवंश में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था दोस्तों? राजा होता था, ठीक है। उसके पुत्र को क्या कहा जाता? टीका या कुमार कहा जाता था, ठीक है। सर्वोच्च मंत्री कौन होता था? मुख्तार होता था, ठीक है। राजधानी का जो सुरक्षा अधिकारी होता था, राजधानी का सुरक्षा अधिकारी क्या कहलाता था परमार राजवंश में दोस्तों? यह कहलाता था गोलदार। क्या? गोलदार। परगने का सैनिक अधिकारी परमार राजवंश में क्या कहलाता था? फौजदार कहलाता था। क्या? फौजदार। इसी प्रकार से प्रश्न बनता है दोस्तों कि परमार राजवंश में नापतोल के लिए किसका प्रचलन था? पाथा, धूली पाथा। अजय पाल के द्वारा ये दोस्तों धूली पाथा चलाया गया था, जिसके द्वारा परमार राजवंश में नापतोल किया जाता था। धूली पाथा, ठीक है, जिसे अजय पाल का धर्म पाथो भी कहा जाता था। इसी के साथ साथ दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि परमार राजस्व में राजस्व का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? तो राजस्व का प्रमुख अधिकारी दोस्तों दस्तरी कहलाता था। क्या? दस्तरी। अगली बार फिर से इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। 3 ऑप्शन इसमें से कोई दे देगा, एक ऑप्शन आपको कोई और दे देगा दोस्तों, तो वहां पर आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न बनता है कि परमार राजस्व में चणु किसे कहते थे? चणु। तो संदेश वाहकों को दोस्तों परमार राजस्व में चणु कहा जाता था। क्या? चणु, ठीक है। इसी प्रकार से एक चौबदार होता था। चौबदार क्या होता था? राजा के साथ चांदी का दंड लेने वाला जो अधिकारी होता था वह चौपदार कहलाता था। क्या? चौपदार। चौपदार के साथ साथ में ही परमार राजस्व में दोस्तों एक थोकदार भी हुआ करता था, ठीक है। थोकदार जो कि परगनों में राजस्व की वसूली का कार्य करता था। कौन? थोकदार, ठीक है। और इसी थोकदार को परमार राजस्व में कमीण या सयाना भी कहते थे। क्या? कमीण या सयाना भी कहते थे, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। ऐसे प्रश्न बनता है दोस्तों कि परमार राजस्व में प्रधान का क्या कार्य था? तो प्रधान का कार्य दोस्तों करों को इकट्ठा करना था, ठीक है। परमार राजस्व में करों को इकट्ठा करने का काम या कर एकत्रित करने का कार्य प्रधान के द्वारा किया जाता था। प्रधान यानी कि वर्तमान का प्रधान। और कौन सा पद वंशानुगत होता था? तो प्रधान का पद दोस्तों आपका वंशानुगत होता था। ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। और राजा के द्वारा जिस भी व्यक्ति को रौत या जागीर में जमीन दी जाती थी उसे क्या कहते थे? उसे थातवान कहते थे। क्या? थातवान। और थातवान क्या होता है दोस्तों? यह भूमि का स्वामी होता था, ठीक है। और थातवान की भूमि पर जो किसान बसते थे उसे क्या कहते थे? उसे खाएकर कहा जाता था। थातवान की भूमि पर बसे किसानों को खाएकर कहा जाता था। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि परमार राजस्व में तिहाड़ क्या था दोस्तों? तो जो कृषि उपज का 1/3 भाग था दोस्तों उसे तिहाड़ कहा जाता था, ठीक है। ये एक प्रकार का कर था। तिहाड़ कर परमार राजस्व में वसूला जाता था, ठीक है। इतने पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली मेनली याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और भी कई सारे पद हैं दोस्तों। परमार राजस्व की करों से संबंधित कुछ प्रश्न बन जाते हैं या कुछ और चीज़ों से। बेनाम भूमि क्या था? थोकदार कौन था? प्रधान कौन था? फिलहाल आज की इस वीडियो में आप इतनी चीज़ें नोट कर लीजिए। अगली वीडियो में जब भी परमार राजस्व के शासन प्रशासन से संबंधित प्रश्न आएगा वहाँ पे मैं आपको और चीज़ें भी फिर वहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगा। तो परमार राजवंश के शासन प्रशासन का भी हमने मोटा-मोटा पोस्टमार्टम कर लिया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया था? ठीक है, तो सरल सा प्रश्न है दोस्तों। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्तिकेयपुर राजवंश के लिए कत्यूरी शब्द का अबाध्य प्रयोग सबसे पहले एडविन टी एटकिंसन साहब के द्वारा किया गया था। तो एटकिंसन साहब के द्वारा बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम दिया गया। यानी कि प्रश्न एग्जैक्टली ये था ये कि कार्तिकेयपुर राजवंश के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किसने किया? ये क्या था? एडविन टी एटकिंसन ने। याद रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। अब एटकिंसन कौन थे? एक बार दोस्तों यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मूलतः कीट विज्ञान शास्त्री थे। कौन? एटकिंसन, ठीक है। इसी के साथ साथ में ये एक इतिहासकार भी थे। इनका नाम था पूरा एडविन थॉमस एटकिंसन, इस टाइप का इनका कुछ पूरा नाम था, ठीक है। मूलतः ये कहाँ के निवासी थे? आयरलैंड के दोस्तों ये निवासी थे। इतने पॉइंट आपको एटकिंसन से याद रखने हैं। अब
थोड़ा-सा कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कार्तिकेयपुर राजवंश पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ और स्पेशली अलग-अलग वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया हुआ है। जो अजय रावत जी की मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ दी हुई है, वहाँ पे भी आप वो वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपको कई सारी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश के रूप में जाना जाता है, ठीक है? तो उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन-सा था? कार्तिकेयपुर राजवंश। और उत्तराखंड का पहला राजनैतिक राजवंश कौन-सा दोस्तों? तो उत्तराखंड का प्रथम राजनैतिक राजवंश था दोस्तों कौन-सा हमारा? कुडिंद राजवंश, ठीक है? कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी दोस्तों? जोशीमठ में थी, ठीक है? प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी, जो कि चमोली जनपद में थी, ठीक है? उसके बाद में जो हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश था, उसकी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई दोस्तों? इनकी राजधानी स्थानांतरित की गई कहाँ पे? कत्यूरी घाटी में, ठीक है? कत्यूर घाटी क्षेत्र जो कि हम कहते हैं कहाँ पे? बैजनाथ, बागेश्वर में इनकी राजधानी को स्थानांतरित किया गया था, ठीक है? वहीं कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो बसंत देव को ही कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ठीक है? और कत्यूरी राजवंश के संस्थापक के रूप में भी बसंत देव को ही जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों का दोस्तों ये कहना रहता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश दोनों एक ही हैं। इसीलिए एटकिंसन साहब ने बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम दिया। यह कार्तिकेयपुर की एक शाखा के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक पूछे या कत्यूरी राजवंश का संस्थापक पूछे, तो वह बसंत देव ही रहेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक था कौन? सुभिक्ष राजदेव। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। सुभिक्ष राजदेव कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक था। और वहीं आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक दोस्तों ब्रह्मदेव को माना जाता है। किसको? ब्रह्मदेव को माना जाता है। इतने पॉइंट फिलहाल आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश के पोस्टमार्टम अगर करना है, अगर आपने वो वीडियो देखनी है, तो पुरानी कोई भी वीडियो देख लीजिएगा। हर वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे इसके बारे में डिटेल से बताया हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि कुफिनी नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो जो कुफिनी नदी है दोस्तों, वह पिंडर नदी की सहायक नदी है। पिंडर की दोस्तों मुख्यतः दो सहायक नदियां हैं। एक है आटागाड़ नदी और दूसरी है दोस्तों क्या? कुफिनी नदी, ठीक है? अब थोड़ा सा कुफिनी नदी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कुफिनी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कफनी ग्लेशियर, बागेश्वर स्थित कफनी ग्लेशियर से हमारा कुफिनी नदी का उद्गम होता है, जो कि पिंडर की एक सहायक नदी है। और पिंडर में जाके आगे जाके फिर ये मिल जाती है कहीं आपकी जो आपका पिंडर घाटी वाला क्षेत्र आता है, सिमली से पहले पहले का जो क्षेत्र आता है, वहां पे आपकी ये शायद नारायण बगड़िया उसके पीछे पीछे कहीं जंगल टाइप में, वहां पे कुफिनी नदी आपका पिंडर नदी में मिल जाती है, ठीक है? और पिंडर की एक सहायक नदी है दोस्तों क्या? आटागाड़ नदी। आटागाड़ नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? दूधातोली पर्वत श्रृंखला से होता है। और आटागाड़ तथा पिंडर नदी का संगम कहां पे होता है? सिमली नामक स्थान पे होता है। सिमली चमोली जनपद में स्थित है, वहां पे आटागाड़ और पिंडर नदी का संगम होता है। आटागाड़ नदी का उद्गम कहां से होता है? दूधातोली पर्वत श्रृंखला से होता है। और वहीं आता है अगर हमारा क्या? पिंडर नदी, जिसे दोस्तों कर्ण गंगा भी कहते हैं। पिंडर नदी को ही कर्ण गंगा नदी भी कहते हैं। पिंडर किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की सहायक नदी के रूप में पिंडर नदी को जाना जाता है। पिंडर नदी का उद्गम कहां से होता है? बागेश्वर जनपद स्थित पिंडारी ग्लेशियर से दोस्तों आपका पिंडर नदी का उद्गम होता है। बागेश्वर स्थित पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी का उद्गम होता है। और यह पिंडर नदी को ही कर्णगंगा भी कहा जाता है, ठीक है? अब पिंडर किसकी सहायक नदी दोस्तों? अलकनंदा की सहायक नदी है, ठीक है? तो अलकनंदा तथा पिंडर नदी का संगम कहां पे होता है? तो कर्णप्रयाग नामक स्थान पर। कर्णप्रयाग चमोली में दोस्तों अलकनंदा तथा पिंडर नदी का संगम होता है। और इसी पिंडर को दोस्तों क्या? कर्णगंगा भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा कि कर्णप्रयाग जो कि चमोली जनपद में स्थित है, वहां पे पिंडर नदी यानी कि कर्णगंगा नदी तथा अलकनंदा नदी का संगम होता है। और जो ये पिंडर नदी होती है, यह पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। और अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? सतोपंथ हिमनद से या सतोपंथ ग्लेशियर से हमारा अलकनंदा नदी निकलती है। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। बाकी देखिए शारदा नदी है। शारदा नदी को काली नदी भी कहते हैं। शारदा नदी या काली नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित लिपुलेख दर्रे के पास में स्थित जो हमारा व्यास आश्रम है, वहां से काली नदी का उद्गम माना जाता है। काली नदी को ही आगे टनकपुर के आसपास में या चंपावत के आगे जाकर हमारा शारदा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा नदी भी कहा गया, ठीक है? और वहीं सरयू नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? तो सरयू नदी का उद्गम बागेश्वर स्थित सरमूल झंडी नामक स्थान से होता है। किसका? सरयू नदी का उद्गम, ठीक है? तो इतने पॉइंट फिलहाल आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी नदियों के बारे में कभी हम बाद में बात कर लेंगे। पिंडर नदी की अगर हम लंबाई की बात करें दोस्तों, तो पिंडर नदी का उद्गम होता है पिंडारी ग्लेशियर से, ठीक है? और पिंडारी ग्लेशियर से लेकर के कर्णप्रयाग तक जो पिंडर नदी की लंबाई है, वह 105 किलोमीटर है, ठीक है? काली नदी या शारदा नदी उत्तराखंड की सर्वाधिक या सबसे लंबी नदी है दोस्तों। और इस काली नदी की
लंबाई कितनी है ये भी आपको याद रखना है, 252 किलोमीटर है। कितनी? 252 किलोमीटर है। और सरयू नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सरमूल झंडी नामक स्थान से होता है, बागेश्वर से, और ये पंचेश्वर में जाकर दोस्तों काली नदी में मिल जाती है और इसकी लंबाई है हमारी 146 किलोमीटर। ठीक है, इतने पॉइंट आप फिलहाल यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर किससे संबंधित था? तो उत्तराखंड में जो ये प्रमुख शब्द है दोस्तों क्या? ढाकर। यह किससे संबंधित है? यह दोस्तों आपका व्यापार यात्रा से संबंधित है। किससे? व्यापार यात्रा से संबंधित था क्या? ढाकर शब्द। ठीक है, तो ढाकर शब्द किससे? व्यापार यात्रा से संबंधित था। वैसे दोस्तों इस प्रश्न के बारे में हमें ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं मिल पाई हैं। ठीक है, मेनली एक लाइन में दिया गया बुक्स में कि जो ढाकर शब्द था, व्यापार यात्रा के दौरान हमारा ढाकर शब्द का जिक्र किया जाता था, इस प्रकार से दिया गया है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में कि प्रमुख शब्द ढाकर किससे संबंधित था? तो व्यापार यात्रा से संबंधित था। अब उत्तराखंड की दोस्तों कुछ अन्य यात्राओं के बारे में बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि कुछ धार्मिक यात्राओं के बारे में बात कर लेते हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा कहाँ की है? चमोली जनपद की दोस्तों ये यात्रा है, नंदा देवी राजजात यात्रा। ठीक है, ये भी क्या है? एक धार्मिक यात्रा है। इसी के साथ साथ में कैलाश मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होती है, लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी हमारी धार्मिक यात्रा है। ठीक है, छोटी नंदा देवी राजजात यात्रा ये भी हमारी क्या है दोस्तों? एक प्रकार की धार्मिक यात्रा है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा यह टिहरी जनपद से शुरू होती है। ठीक है, टिहरी जनपद में आयोजित होती है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। ठीक है, अगला है पवाली कांठा केदार यात्रा। यह दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद के स्थित पवाली कांठा से केदारनाथ तक ये यात्रा पहुंचती है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में। तो टिहरी और रुद्रप्रयाग के मध्य में हमारी पवाली कांठा केदार यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ में दोस्तों एक हमारी होती है हिल यात्रा। ठीक है, हिल यात्रा का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? पिथौरागढ़ में किया जाता है। वारुणी पंचकोसी यात्रा, तो वारुणी पंचकोसी यात्रा का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? उत्तर काशी जनपद में किया जाता है। अगला है दोस्तों द्योरा यात्रा, जिसका आयोजन पिथौरागढ़ जनपद में किया जाता है। तो ये कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण यात्राएं हैं, इनके बारे में दोस्तों बताने को काफी सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा समय हमारे पास में कम है, तो हम जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो पीसी जोशी जी के द्वारा दोस्तों कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? पीसी जोशी जी के द्वारा। इनका पूरा नाम क्या था? पूरन चंद्र जोशी जी। और इनके द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना कब की गई थी? 1970 में दोस्तों कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना पीसी जोशी जी के द्वारा की गई थी। अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब पीसी जोशी जी से दोस्तों आयोग 2 से 3 बार एग्जाम में अलग अलग प्रश्न पूछ चुका है। एक बार इनसे प्रश्न पूछ लिया गया था कि पृथक राज्य की मांग को राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग के समक्ष सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया गया था कि राज्य पुनर्गठन की मांग को पृथक राज्य की मांग को राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष या फजल अली आयोग के समक्ष सर्वप्रथम कब वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पीसी जोशी जी के द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। कब? 1952-53 के दौरान। ये भी आपको याद रखना है। और इन्हीं पीसी जोशी जी को या पूरन चंद्र जोशी जी को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है। किसे? पीसी जोशी जी को। ठीक है, उत्तराखंड में साम्यवाद का प्रणेता भी पीसी जोशी जी को ही कहा जाता है। पूरन चंद्र जोशी जी इनका नाम था। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों प्रश्न बनता है सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन पीसी जोशी जी के द्वारा ही किया गया था। कब? 1955 में। और पृथक राज्य आंदोलन के निर्माण में बनने वाली प्रथम समिति थी कौन सी? सर्वदलीय संघर्ष समिति, जिसका गठन पीसी जोशी जी के द्वारा 1955 में किया गया था। तो पीसी जोशी से संबंधित इतने प्रश्न आपको याद रखने हैं। बाकी जो प्रश्न है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन पीसी जोशी जी के द्वारा ही 1970 में किया गया था। अब यहीं से दोस्तों हमारे कुछ और भी प्रश्न आते हैं जो कि इंपोर्टेंट है। जैसे कि प्रश्न ये है कि पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1967 में दोस्तों पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो पर्वतीय विकास परिषद का गठन 1969 में किया गया था। देखिए, पर्वतीय राज्य परिषद 1967, पर्वतीय विकास परिषद का गठन 1969 में किया गया था। और अगर प्रश्न ये बनता है कि कुमाऊं संकल्प पत्र को कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1970 में ही कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना के साथ में कुमाऊं संकल्प पत्र को पीसी जोशी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा बन जाता है। अगला है पर्वतीय विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1971 में दोस्तों आपका पर्वतीय विकास निगम की स्थापना हो जाती है। ठीक है, और इसी पर्वतीय विकास निगम की स्थापना के समय पे इसका मुख्यालय नैनीताल में स्थित था। और पर्वतीय विकास निगम का मुख्यालय नैनीताल से देहरादून कब स्थानांतरित किया गया? 1975 में स्थानांतरित किया गया था। इसी के साथ साथ दोस्तों 2 पॉइंट ऑफ नोट कर लीजिएगा। कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड KMVNL और गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड
की स्थापना कब हुई थी? 31 मार्च 1976 को कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना नैनीताल में और गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना पौड़ी गढ़वाल जनपद में की गई थी। वर्तमान में कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय नैनीताल में ही स्थित है, लेकिन गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड GMVNL का मुख्यालय दोस्तों देहरादून में स्थित है। फिलहाल आप इतने पॉइंट यहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं में उद्यमिता के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की थी? यानी कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब से शुरू हुई थी दोस्तों? तो पर्यटन से संबंधित ये योजना है जिसे 1 जून 2002 को दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया था। आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लोअर बीसीएस के एग्जाम में भी सेम प्रश्न यही पूछा गया था कि उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है? तो ये पर्यटन से संबंधित है। इस प्रकार के प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो स्थानीय लोगों को पर्यटन की गतिविधियों से जोड़ने के लिए मुख्यतः वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना 1 जून 2002 से शुरू की गई थी और बहुत बार यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। अब उत्तराखंड में कई सारी हमारी अन्य योजनाएं भी चलती है, जैसे कि अटल खाद्यान्न योजना जो कि 11 फरवरी 2011 से शुरू हुई थी, ठीक है। किशोरी शक्ति योजना 2001 के दौरान में शुरू हुई थी, ठीक है। नंदा गौरा योजना जो कि 2 जून 2017 से शुरू हुई थी। गौरा देवी कन्या धन योजना जो कि 12वीं पास महिलाओं से संबंधित है, ठीक है। इसी के साथ में पालना योजना अनाथ बच्चों के लिए 2 अक्टूबर 2015 से शुरू की गई थी। तिलु रौतेली पेंशन संबंधी योजना है, ठीक है। सबला योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। तो उत्तराखंड में प्रमुख योजनाओं के ऊपर मैंने एक स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वहां से आपको कई सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां से मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि अटल जी की जितनी भी योजनाएं उत्तराखंड में है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, क्योंकि अभी हाल ही में लोअर पीसीएस में भी इससे एक संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है, जो कि मैं आपको उसके सॉल्यूशन में करा चुका हूं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा लिखित नहीं है? ठीक है। गढ़वाल पेंटिंग, सब नोट्स ऑन मौलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग और गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण। देखिए, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी से दोस्तों 2 से 3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि कि मौलाराम के चित्रों को सर्वप्रथम दुनिया के सामने किसने रखा था? तो मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने रखे जाने का श्रेय जाता है बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को, ठीक है। 20वीं सदी में चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को ही जाता है। इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं दोस्तों, कौन सी? गढ़वाल पेंटिंग किसकी रचना है या किसकी पुस्तक है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की पुस्तक है, ठीक है। मूलतः ये क्या थे? वकील थे। वकील के साथ साथ में क्या थे? इतिहासकार थे, ठीक है। वकील को आप अधिवक्ता भी कह सकते हैं। सब नोट्स ऑन मौलाराम पुस्तक किसकी है? ये भी बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की ही है, ठीक है। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग पुस्तक भी किसकी है? ये भी दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की ही पुस्तक है। जबकि गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक किसकी है? यह है यशवंत सिंह कटौज जी की। यशवंत सिंह कटौज जी की पुस्तक है क्या? गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण। जबकि गढ़वाल पेंटिंग, सब नोट्स ऑन मौलाराम और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? यह है बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक प्रश्न बन जाता है पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहाड़ी चित्रकला जो ये पुस्तक है दोस्तों, यह किशोरी लाल वैद्य जी की है। किसकी? किशोरी लाल वैद्य जी की पुस्तक है पहाड़ी चित्रकला, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि गढ़वाल पेंटिंग, देखिए दोस्तों, एक तो गढ़वाल पेंटिंग किसकी है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की है। और दूसरी एक गढ़वाल पेंटिंग है, वो किसकी है? वी आर्चर, वी आर्चर जी की भी एक दोस्तों गढ़वाल पेंटिंग नाम से पुस्तक है। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और ये दोस्तों आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचना देता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वायु पुराण, महाभारत का वन पर्व, स्कंद पुराण का केदारखंड या फिर उपयुक्त सभी। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यह प्रश्न भी हाल ही के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बाकी दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। और यहीं से दोस्तों आपको मैं होमवर्क का एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक तो आपका क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचना देता है? वायु पुराण, केदारखंड या फिर महाभारत का वन पर्व। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए कि हिमालयन गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? क्या? हिमालयन गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और प्रश्न आप यहां से नोट कर लीजिएगा कि मेमोयर्स ऑफ देहरादून, क्या मेमोयर्स ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है? और हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। इसी के साथ साथ आप देहरादून गजेटियर या गढ़वाल गजेटियर के लेखक कौन है, ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।